दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस और आरओ टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम एक फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, भोगवा नदी, बिंदार नदी, मादर नदी और सादी कौर नदी। इसमें से बताइए कि कौन सी नदी के तट पर आपका जो लोथल शहर था ये स्थित था। तो कौन सी नदी पे है? भोगवा नदी के तट पे था। ओके, चलिए इसमें जो है एक और फैक्ट है कि इसकी खोज किसने की थी, ये कभी कोई पूछता है। तो इसकी खोज की थी एस आर राव ने। किसने की थी? एस आर राव ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न असत्य कथन युग्म की पहचान करना है, असत्य कथन का। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको असत्य कथन बताना है कौन सा है। पहला है कि चंद्रयान 3 का जो लिफ्ट भार था वो 3900 kg था। ठीक है, चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ थी वो 14 लूनर डे है। ओके, और लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 kg है। चौथा है कि केवल रोवर का भार 26 kg है। तो इसमें केवल देखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड दिया हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट और फोर, केवल सेकंड, थर्ड और फोर, कौन सा इसमें से असत्य है? ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार था वो 3900 kg है, ये सही है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर मिशन लाइफ जो है वो 1 लूनर डे था। कितना? 1 लूनर डे, जो कि 14 जो पृथ्वी पे दिन होते हैं 14 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, 1 लूनर डे जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, ना कि 14 लूनर डे के बराबर था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 kg है, ये भी गलत है क्योंकि लैंडर और रोवर दोनों का सम्मिलित वेट क्या था? 1752 kg, तो ये भी गलत है। और केवल रोवर का भार 26 kg था, ये सही है। तो हमारा गलत कौन कौन सा है? केवल सेकंड और थर्ड, इसीलिए हमने इसमें थर्ड कर लिया था क्योंकि ये कोई ऑप्शन में सेकंड और थर्ड दिया ही नहीं था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ठीक है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60, 48, 24 और 64। तो फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? ओके, पहला चीता, कृष्णग्रीवसारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। तो इसमें से कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक रूप से कौन नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो इसमें आप देखेंगे कि हम अब चीते को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम दूसरे देशों से अपने यहाँ चीता ला रहे हैं और उसका यहाँ पे सहवास करवा रहे हैं। ठीक है, जबकि कृष्णगिरसारस जो है अपने यहाँ पहले से ही पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ लद्दाख में। और जो उड़न गिलहरी है, तो उड़न गिलहरी की 7 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ चीता नहीं पाया जाता है। ये कब ख़त्म हो गया था? 1952 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्संस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। ये 5 चरण किससे संबंधित है? कंपोस्टिंग से, पायरोलिसिस से, ध्वनिरोधक और प्लास्टिक पुनर्चक्रण से। तो किससे संबंधित हैं ये? तो ये प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित हैं 5 चरण। पहले आपूर्ति, संग्रहण, फिर उनका वर्गीकरण, फिर पृथक्करण और फिर पुनर्प्रसंस्करण। ठीक है, उनको रीयूज करना बाद में अच्छे से दूसरा मटेरियल बना के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स, जिसे हिंदी में कदन या मोटा अन्न कहते हैं,
पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे कदन्न की खेती, उपयोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसको 2022-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मोटे अनाज हैं इनको बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिलेट्स या कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम। ठीक है, कदन्न या पुनरुद्धार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत इसमें जो है कदन्न की खेती, उपयोग, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा इससे, और जो है इस कार्यक्रम को 22-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा। तो ये दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? झांसी, आगरा, हरदोई और कानपुर। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है बंजर भूमि का विस्तार उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में है। ठीक है, तो वो है आपके झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? इटावा, कन्नौज, मथुरा, आगरा, झांसी, बांदा और आगरा मैनपुरी। तो इसमें बताना है कि वायु अपरदन, जैसा कि आप सब जानते हैं अपरदन, वायु अपरदन भी होता है और जल अपरदन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा वायु अपरदन कहाँ पे होता है? तो मथुरा और आगरा जिले में होता है उत्तर प्रदेश में। और जो जल अपरदन होता है वो तराई के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। ओके, इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये बताइए कि 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलोर। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, तिरुचिरापल्ली। तो देखिए मुंबई में तो है ही है। ठीक है, दिल्ली, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है और कोलकाता में तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल है यहाँ पे तो भोपाल में नहीं होगा, बेंगलोर में भी नहीं है और तिरुचिरापल्ली में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध विद्वान लेन पोल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? दारा शिकोह को, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और जहांदार शाह। तो इसमें से लेन पोल ने लघु अकबर की संज्ञा किसे दी थी? तो लघु अकबर की संज्ञा लेन पोल ने दी थी दारा शिकोह को। और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल, कभी कभी जैसे लेन पोल ने लघु अकबर कहा था और पूछ सकता है शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये इसके पिता शाहजहां ने दी थी। किसने? शाहजहां ने। ओके, लघु अकबर लेन पोल ने कहा था और शाहजहां ने इसको शाह बुलंद इकबाल कहा था। तो ये नाम से थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखिए शाहजहां ने शाह बुलंद कहा था और ला से लेन पोल, ला से लघु अकबर। ओके, तो ये दारा शिकोह के बारे में है। तो ये दोनों चीज़ें पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेद और उसके ब्राह्मण दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। नहीं, इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण सुमेलित है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद तांड ब्राह्मण ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अथर्ववेद का केवल एक और एक ही ब्राह्मण है, उसका क्या नाम है? गोपथ। ठीक है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। और ये जो तांड ब्राह्मण है ये पंचविश का ही दूसरा नाम है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण को ही तांड ब्राह्मण कहते हैं। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है उसका नाम है गोपथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? ओके, परिशिष्ट पर्व, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, गार्गी संहिता। ठीक है, अर्थशास्त्र पे कह रहा है कि एक टीका है, तो यह है आपका प्रबंध चिंतामणि। इसको याद कैसे रखना है, इसका एक ट्रिक है कि देखिए प्रबंध चिंतामणि, मणि का
प्रबंध करने के लिए चिंता। देखिए वैसे तो अर्थशास्त्र राजनीति से, आपसे राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है, राजनीति उसमें बताई गई है सभी राजाओं के बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए मणि जो राजा है अगर कोई, तो वो किसका हमेशा अपने धन संचय में और अपने शासन व्यवस्था को अच्छे से कैसे चलाने के लिए चलाया जाए, उसके लिए उसको धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो धन को यहाँ पे मणि जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके प्रबंध में चिंता कर रहा है राजा। तो वो किससे, अर्थशास्त्र का चिंता, अर्थशास्त्र का जो है टीका है। इसको याद करने का थोड़ा ट्रिक है कि मणि मतलब धन के प्रबंध के लिए चिंता कर रहा है राजा, तो किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र है। तो इससे आप एक कहानी बना के इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ओके, तो आप जब कभी देखेंगे प्रबंध चिंतामणि तो अर्थशास्त्र के रिलेटेड रिलेशन आपको याद आ जाएगा और वहाँ पे आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशम के विषय में दो जो है वाक्य दिए हुए हैं, उनको देखना है कौन सा सही है। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। ओके, तो कह रहा है केवल एक सही है, एक दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से शीशम एक पर्णपाती वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, ये विदेशी प्रजाति नहीं है भारत के लिए। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार कीजिए। यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, ये जो है बीच में पड़ता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और इधर ठीक है दक्षिण पूर्व में कह लीजिए या उसके थोड़ा सा पूर्व में कौन सा पड़ता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। और इधर जो है उत्तर पश्चिम में इसके पड़ जाता है कौन सा, चंबल नदी से मिलता हुआ जो राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य से भी ये जुड़ा हुआ है, तो बीच में कूनो पड़ जाता है। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ओके, सी पार्ट। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। टाइगर रिजर्व दिया हुआ है, अवस्थिति दी हुई है, असत्य युग्म का चयन करना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। इसमें कह रहा है असत्य कौन सा है, तो देखिए कि कौन सा असत्य है इसमें से जोड़ा। तो देखिए भैया, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में भी है, कूनो टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, अभी आपने पढ़ा, और दुर्गावती आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसका जो मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिले में। तो इसका ज़्यादा जो है जहाँ तक फैला है दामोह में और सागर जिला में। ठीक है, मध्य प्रदेश के दामोह और सागर जिलों में फैला हुआ है। तो ये ज़िले भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, दामोह और सागर जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा, देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेहा विपुल की माँ है, तो विपुल आ गया, उसकी माँ है नेहा। ठीक है, रजत नेहा का भाई है, तो रजत नेहा का भाई हो गया। और प्रभाकर रजत का पिता है, तो प्रभाकर जो है वो रजत का पिता हो जाएगा। तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो बताइए क्या हो जाएगा, नाना होगा ना। ये इसकी माँ है और माँ का पिता क्या हो जाता है, नाना। तो नाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि Q का अर्थ प्लस है, ठीक है, Q का अर्थ प्लस है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही लगाना चालू कर दीजिए। Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है डिवीजन। तो इसका पता लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 52 4, ठीक है, तो कितने में जाएगा ये बताइए,
यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है, 13 प्लस 4 प्लस, देखिए 30, नहीं अब 4 नहीं आएगा ना, देखिए 13 चौको 52, तो 13 आ गया, प्लस अब आ गया जो है 4 यहाँ पे हो गया ना, तो प्लस 6 इंटू 12 माइनस 8, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 72, 72 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 85 माइनस 8, आंसर कितना आ जाएगा 77। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें से हमको त्रिभुज गिनने हैं, तो पहले त्रिभुज गिनने का एक होता है कि पहले 1 1 त्रिभुज जितने हैं गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अलग लिख लीजिए 10, प्लस 2 2 में जितने आ रहे हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो गए ये, ठीक, प्लस 3 3 में कितने आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और ये देख लीजिए कि जो ए वाला त्रिभुज है, एक ये हो जाएगा, तो 1 प्लस ये कितने हो गए 20, ठीक है। तो ऐसे आप गिन सकते हैं, पहले 1 1 को गिन लीजिए, फिर 2 2 को, फिर 3 3 को, और 4 से बन रहे हैं तो 4 4 को, फिर सबसे बड़ा त्रिभुज देख लीजिए, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, ठीक है, जीवित जन्म पर को वर्ष 2026 तक 32 और 2030 तक 22 लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर की प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से कि ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति है, भारत की नहीं, ठीक है, कि 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर जो है वो 26 तक 32 और 2030 तक 22 पर लाने का है लक्ष्य, और 5 वर्ष से कम वर्ष की उम्र के जो है बच्चे को मृत्यु दर जो है 26 तक 35 और 2030 तक 25 लाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो ये दोनों सही हैं। ओके, इसमें से बताना है कि कोड दोनों में से कौन सही है, तो दोनों सही हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना है। ओके, दूसरा कथन है इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य का अंश है और 200 रुपये केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। नीचे कुछ कोट दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो, या एक दो दोनों सही हैं। तो इसमें से बताइए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपया बढ़ा कर दिया गया है, 400 पहले था, ठीक। तो इसमें जो है जिनको मिलता है वो 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थी हैं इसमें पेंशन में, ये सही है। और 500 रुपये में से 300 राज्य सरकार देती है और जो है 200 रुपये केंद्र सरकार देती है, तो इसमें दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन नाम दिए हुए हैं नगरों के और आधुनिक नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो मधुपुरी मथुरा, ब्रह्मसारणी बरसाना, ब्रह्मवर्त बिठूर और चंद्रनगर फर्रुखाबाद। तो मधुपुरी को मथुरा कहते थे, सही है, ठीक है। मथुरा जो आज है उसको मधुपुरी कहते थे, बरसाना को ब्रह्मसारणी कहते थे और बिठूर को ब्रह्मवर्त कहते थे। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रनगर, तो भैया फर्रुखाबाद को चंद्रनगर नहीं कहते थे, इसको जो आज नाम है फिरोजाबाद, क्या नाम है, फिरोजाबाद। तो जो आज फिरोजाबाद है इसको कहते थे चंद्रनगर,
ठीक है, फर्रुखाबाद को चंद्रनगर नहीं कहा जाता था, तो इसमें असत्य बताना है, तो आपका डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसमें एक तरफ नहर परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ उन नहरों का उद्गम स्थल दिया हुआ है और इसका मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मध्य गंगा नहर, सरयू नहर, घग्गर नहर और मौदहा बांध नहर। दूसरी तरफ दिया हुआ है बिजनौर, कतरनिया जो कि बहराइच में है, मिर्ज़ापुर और हमीरपुर। तो कौन सी नहर कहाँ से निकली है ये देखना है। तो मध्य गंगा नहर जो है आपकी बिजनौर से निकलती है, सही है। सरयू नहर जो कतरनिया से निकलती है, सही है। घग्गर नहर मिर्ज़ापुर, और जो मौदहा नहर बांध है तो ये कहाँ से है, ये हमीरपुर ज़िले से निकलता है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी का 1 2 3 4 सी पार्ट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहीगीर ये जनजाति है, माहीगीर जनजाति जो है समुदाय कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। और बुक्सा जनजातियों के बारे में बताया जाता है कि वो जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों में पाई जाती हैं। तो ये दोनों सही है, सही कथन में विचार करना था, तो भैया दोनों सही है। जो माहीगीर जनजाति है ये मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है, ये मुस्लिम धर्म में आती है। और जो बुक्सा जनजाति है ये अपने आप को राजपूत मतलब हिंदू धर्म में मतलब शामिल करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें जो माहीगीर समुदाय है ये इस्लाम धर्म में, और इसका जो है मुख्य आधार जो है अर्थव्यवस्था का वो मछली पकड़ना है। ठीक है, और जो बुक्सा है उसका मुख्य आधार क्या है, कृषि है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा है। तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रयान 3 है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। जो चंद्रयान उसी समय चंद्रयान 2 का भी नामकरण किया गया था। चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड होना था और क्रैश कर गया था तो उसका नाम रखा गया था क्या, तिरंगा। ओके, चंद्रयान 2 के लिए नाम रखा गया था तिरंगा, तो ये चंद्रयान 2 के लिए था, ये चंद्रयान 3 के लिए हमारा आंसर शिव शक्ति। ओके, अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नालंदा बिहार। तो इसका आंसर है ठाणे महाराष्ट्र। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आप जो आंसर दिए हैं वो सही है गलत है। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत है तो उसको कहीं नोट कर लीजिए या उसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, 15वां, 55वां, 75वां और 85वां। तो ये प्राप्त किया है हमारे एरावत ने 75वां स्थान। तो जो है एरावत ये कहाँ पे स्थापित है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो एरावत स्थापित है सी डैक कहाँ पे, पुणे में। ओके, सी डैक पुणे में स्थापित है। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो सम्मेलन हुआ है जिसमें एरावत को 75वां स्थान मिला है, ये कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। ओके, जर्मनी में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करेगा। ठीक है, ये IIT BHU, कानपुर, IIT मद्रास और दिल्ली। तो इसको IIT कानपुर के प्रोफेसर और छात्रों ने मिलकर बनाया है इस ड्रोन को। ठीक है, ये आत्मघाती ड्रोन है। इसकी क्षमता जो है वो 100 किलोमीटर तक है, जो ये 40 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, जो इसकी क्षमता है तो 100 किलोमीटर तक का रेंज ये कवर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मिशन नंद बाबा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो मिशन नंद बाबा जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है,
जो 2023-24 का बजट आया था उसमें इसको 1000 करोड़ रुपया दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा। तो ये खुल चुका है। कहाँ पे ये खोला गया है? आपका हेरिटेज जो रेल हेरिटेज पार्क है ये खोला गया है आपका आगरा में। ठीक है, आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे है? ओके, घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलना। बी पार्ट, विदेशी जो बैंक होते हैं उनका अपने देश में कोई शाखा खुल जाए या विदेश बैंकिंग गतिविधियाँ हों। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। बैंक के करों को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। ठीक है, तो इसमें प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध पूछा है। तो प्रतिछाया बैंकिंग किसे कहते हैं? तो भैया घरेलू बैंक जो होते हैं विदेश में बैंक शाखाएं खोल लेते हैं उनको नहीं कहते हैं। विदेशी बैंक अगर यहाँ पे हमारे यहाँ काम करे तो उनको भी नहीं कहते। जब कोई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होती है और वो वित्तीय कार्य करता है, ठीक है, वित्तीय गतिविधियों में शामिल होता है, बैंकिंग के साथ काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिछाया बैंकिंग। जब बैंकों के पास ओवरलोड हो जाता है, काम का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो अपने काम को कुछ प्राइवेट संस्थाओं से करवाती हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन वो वित्तीय संस्थाएं नहीं होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रतिछाया बैंकिंग कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम। ठीक है, मुद्रास्फीति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब क्या क्या कार्य कर सकता है उसके लिए देखते हैं। तो बैंक दर को में वृद्धि कर देता है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो उपयुक्त सभी कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई भैया बहुत बढ़ जाती है। क्यों महंगाई बढ़ती है? क्योंकि हमारे पॉकेट में रुपये बहुत आ जाते हैं, तरलता मार्केट में बहुत फैल जाती है। ओके, जब मार्केट में रुपये बहुत हो जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए बैंक दर बढ़ा देगा, मतलब ऋण देगा, उसमें दर बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो लोग ऋण लेना बंद कर देंगे और मार्केट में जो रुपये का ओवरफ्लो हो जाता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नगद आरक्षित जो CRR होता है वो बढ़ा देगा और सांविधिक तरलता अनुपात होगा, उसको भी बढ़ाने से क्या होता है? मार्केट में रुपये जो फैले होते हैं वो कम होने लगते हैं और लोग या तो ऋण लेना बंद कर देते हैं या अपने रुपयों को जमा कर देते हैं बैंकों में जाके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भैया यहाँ पे कह रहा है असत्य कथन, तो जब फास्फोरस चक्र की बात हो रही है तो यहाँ कार्बन अति महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा? तो यही आपका गलत है। और इसका जो है जो फास्फोरस चक्र में है वायुमंडल में जो फास्फोरस चक्र की भूमिका होती है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर होती है। कोई भूमिका वायुमंडल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि न जो है पर्यावरण में हम अपने शरीर से या कोई भी जीव अपने शरीर से और कोई भी जीव और पर्यावरण के बीच में फास्फोरस का विनिमय नहीं होता है ना, फास्फोरस का लेन देन नहीं होता है, तो फास्फोरस चक्र का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उनका चयन करना है। SDG 3, 8, 11 और 17 दिया हुआ है। उसके आगे बताया गया है कि गुणवत्ता शिक्षा SDG 3 में, SDG 8 में धारणीय उच्च स्वच्छ ऊर्जा, 11 में बताया गया उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन और 17 में सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो कह रहा है कि सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म हमारा है 17, उसमें है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, SDG जो 3 है उसमें कहा गया है स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन को बढ़ाना। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में बात किया है, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। SDG 8 के बारे में है, गुणवत्ता शिक्षा नहीं है। SDG 8 के बारे में है, धारणीय स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, जबकि सभी के लिए समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास। तो ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में बात किया है SDG 8 में। और 11 में उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन का बात नहीं किया है। इसमें बात है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर निर्माण की। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट या निर्माण, ओके, निर्माण की बात है। तो ये तीनों हैं। और इसमें सही कौन है? 17, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? सोनार सरकार, अमीन सरकार, जातीय सरकार या आपनोर सरकार। जो आप जानते हैं कि जब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, उसमें कुछ जगह पे लोगों ने अपनी प्राइवेट सरकारें गठित कर ली थी। मतलब कुछ लोगों ने सरकार, जो अंग्रेजी सरकार था, उनको हटा के थोड़े थोड़े जगहों पे, मतलब ये समझ लीजिए एक ज़िले में या 2 ज़िलों में या थोड़े से और बृहद क्षेत्रों में अपनी अपनी सरकार बना ली थी। तो उसमें जो मिदनापुर में सरकार बनी थी पूछ रहा है, तो उस सरकार का क्या नाम था? उस सरकार को क्या नाम दिया गया था? तो सोनार, अमीन, जातीय या आपनोर। तो इसको जातीय सरकार कहा गया था। ठीक है, जातीय सरकार। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी, RC दत्त, रजनी पामदत्त और दीनबंधु मित्र। तो किसने लिखी थी नील दर्पण पुस्तक? ये लिखी थी, ठीक है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। RC दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है। और जो आपके रजनी पामदत्त हैं, इन्होंने लिखा था इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, ये जो आज न्यूज़ चैनल आ रहा है इंडिया टुडे, ये नहीं, इन्होंने, रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलगोंटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 और चार्टर अधिनियम 1875। गलगोंटू अधिनियम, इससे थोड़ा सा आपको एक लगता होगा, गलगोंटू, गल माने गला, गोंटू मतलब घोटना। ठीक है, गला घोटना मतलब आपकी आवाज़ को न उठा, आप अगर आवाज़ उठाएं तो उसको जो है बंद करना, उसको लोगों के सामने ना आने देना, आपको दबाना। तो ये लगभग किसमें किया गया था ये? और आप आवाज़ किसके द्वारा उठा सकते हैं? तो प्रेस द्वारा, या आप कोई सम्मेलन करें। तो यहाँ पे देखिए, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी 1878 में। ठीक है, और जो आवाज़ लोग उठा रहे थे प्रेस के द्वारा, समाचार पत्रों में छाप के, पत्रिका निकाल के, तो उसको दबाने का प्रयास किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप लगा के। ओके, तो इसको गलगोंटू अधिनियम भी कहा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को समर्थक को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, नेविल चैम्बरलेन, रैमजे मैकडॉनल्ड और विंस्टन चर्चिल। तो इसमें बताइए, कम्युनल अवार्ड जब आया था तो उस समय भारत का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों पर पृथक निर्वाचन करने में जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कम्युनल अवार्ड जब भारत में लागू किया गया था तो उसमें था रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड क्या था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, 1932 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक तरफ योजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। योजनाओं में दिया हुआ है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ठीक है, सब किसानों से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए, किसान मान धन योजना है, यहाँ पे किसान संपदा योजना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और कृषि सिंचाई योजना है यहाँ पे, ठीक है। और दिया हुआ है 1 जुलाई 2015, 18 फरवरी 2016, 26 मई 2017 और 31 मई 2019। तो देखिए इसमें कौन सा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है तो ये कब आई थी? जो किसान मानधन योजना है ये भैया आई थी 31 मई 2019 में, ठीक है, 31 मई 2019 में। किसान संपदा योजना जो है ये आई थी 2017 में, ठीक है, 2017। तो 26 मई 2017 में। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये आई थी 2016 में, तो इसका 2 हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। देखिए पहले कृषि की सिंचाई होगी, ओके, जो कृषि की सिंचाई होगी सबसे पहले 15 में। फिर क्या होगा कि अब कृषि की सिंचाई हो गई है तो फसल आएगा, लेकिन फसल में सरकार ने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या किया कि उसका एक बीमा करवा, जब फसल उगी तो उसका बीमा करवा दिया गया दोबारा। तो 2016 में पहले 15 में कृषि की सिंचाई करो, 16 में बीमा करवा दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी फसल अच्छी हो गई तो उससे आपको बेचने पे क्या मिलेगी? संपदा। तो 17 में संपदा हो जाएगी और मानधन आपका बढ़ जाएगा 19 में, ठीक है। तो पहले सिंचाई, ये याद करने का ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। जो कृषि की सिंचाई पहले है, तो देखिए अगर 15, 16, 17, 18 अगर आपको ऐसे याद होता तो आप बना सकते थे कि पहले जो है कृषि की सिंचाई करवाएगा तो 15 में, फिर बीमा करवाएगा 16 में, फिर योजना हम जो है संपदा कैसे कमाएंगे उसको फसल बेच के 17 में, और जो हमारा मानधन बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? 2019 में। तो ऐसे आपको वहाँ पे भले ही डेट ना याद रहती, लेकिन वहाँ पे आप आंसर लगा लेते, टिक कर लेते, और मेन काम आंसर हम कितना सही टिक कर रहे हैं वही है, ओके, उसी पे हमको नंबर मिलना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही है बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1952, जुलाई 1955 में, ठीक है। IFCI की स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक इकाइयों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण। तो कभी कोई पूछ सकता है कि दीर्घकालीन ऋण देता है ये कि अल्पकालीन? तो ये दीर्घकालीन ऋण देता है कंपनियों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन BOP के भाग हैं? चालू खाता, पूंजी खाता, अशुद्धियाँ तथा भूलें, और विदेशी ऋण मुद्रा प्रारक्षित कोष में परिवर्तन। तो इसमें दिया हुआ है, चयन करना है कूट का, केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4 और उपयुक्त सभी। तो इसमें बताइए कि कौन सा सही होगा। तो देखिए BOP में जो भुगतान संतुलन, BOP में भाग कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं? तो चालू खाता इसमें शामिल है, पूंजी खाता भी शामिल है, अशुद्धियाँ तथा भूलें भी शामिल है, और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित कोष में जो परिवर्तन होता है वो भी इसी में शामिल किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक जो प्रकृति है वो कैसी है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, साम्यवादी। तो ये सब लोग जानते हैं क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें समाजवादी भी गुण देखने को मिलता है और पूंजीवादी गुण भी देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई। दूसरा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए तो बिल्कुल सही बात है कि 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना, सही है। लेकिन ये जो मॉडल है ये अमेरिका से नहीं लेके कहाँ से लिया गया था? USSR से, ठीक है, USSR से लिया गया था। तो क्या सही है इसमें से? केवल एक सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना है, ठीक है। बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई, ठीक है, और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन, MMT का फुल फॉर्म है मिलियन मीट्रिक टन, हरित हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित करना है,
ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिए, कोयला उत्पादन 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन शीर्ष पर है। नंबर 2, सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। नंबर 3, भारत में कोयला के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3 सभी सही हैं। सत्य कथन बताना है, तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़, ठीक है, 22.12% के साथ में सबसे आगे है, तो ये सही है। सर्वाधिक जो उत्पादन है ये हिस्सेदारी निजी क्षेत्र में नहीं है, किसमें, सार्वजनिक क्षेत्रों में है, सार्वजनिक क्षेत्रों में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्षेत्र में है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि गोंडवाना क्षेत्र में ही है। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र का जो अनुपात है वो लगभग कितना है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो लगभग 95 से 96% है, ठीक है, 95 से 96%, और जो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 5 से 4% है मात्र। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, तो कौन सा सही हो गया, 1 और 3 सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। यहाँ निर्वाचक गण सदस्य का जो मतलब है वो यह है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य है ना, राज्यसभा और लोकसभा, और सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो कौन कौन से राष्ट्रपति को जब चुनना होता है तो कौन कौन से लोग उसमें मतदान अपना अपना करते हैं, तो ये हमें देखना है। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं। जो यूटी के जो है अगर विधानसभा से हैं जो निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यपाल और उपराज्यपाल वहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, 1 2 और 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची, ठीक है, में सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार है। शुल्क एवं कर लगाते हैं सरकारें, तो किस अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूची 11, 9वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो किस में दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है कि सरकारें कौन कौन से कर लगा सकती हैं, कौन से कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं, कौन से कर जो है आपकी केंद्र सरकारें लगाती हैं, है ना। तो ये किस में दिया हुआ है, ये आपकी 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची आप सब जानते हैं, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। तो नगर पालिकाओं में कितने मत दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 20, 19, 18 और 29 कितने मत दिए हुए हैं, 18, ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची में है उसमें 29 मत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है। नंबर 1, संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, तो यह सही है। और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह भी सही है। इसमें 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चित करने का अधिकार किसको है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को या राज्यपाल को। तो किसको है, राष्ट्रपति को है। किसके तहत, आर्टिकल 341 के तहत, 341 के तहत राष्ट्रपति इसको देखता है और राज्यपाल से परामर्श लेता है, ठीक है। और ये घोषित करता है कि कौन सी जातियाँ अनुसूचित जातियाँ मानी जाएंगी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। क्या कार्यपालिका या प्रधानमंत्री को। तो किसको माना गया है संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र, ठीक है। तो ये संतुलन चक्र जो माना गया है उन न्यायपालिका को माना गया है संघीय व्यवस्था में। क्योंकि संतुलन चक्र क्यों माना गया है, क्योंकि जब कभी कभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है राज्यों में और संघ में कि ये कानून हम बनाते हैं, ये कानून हमारे अंतर्गत है,
तो क्या होता है कि ये दोनों जाके न्यायपालिका में चैलेंज करते हैं कि देखिए हमारा जो राज्य स्तर का कानून था उसको केंद्र ने बना लिया, या केंद्र कहता है कि जो हमारा कानून है वो राज्य बना रहा है। तो न्यायपालिका इसका क्या करती है, अवलोकन करती है और उस पर न्याय अपना देती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो संविधान का संतुलन चक्र इसीलिए इसको कहा गया है। ठीक है, किसको, न्यायपालिका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण, संघ की सर्वोच्चता, और जो संविधान के निर्वचन में न्यायालयों को प्राधिकार होता है। इसमें से कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में कौन सा नहीं है। तो इसमें से देखिए संविधान की सर्वोच्चता तो है ही है, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण भी है, संसद की सर्वोच्चता भी है, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार नहीं है। ठीक है, तो नहीं पाया जाता है कह रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश में। एसटी जो होते हैं अनुसूचित जनजातियाँ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। किस प्रदेश में है? तो ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। लगभग 153 लाख। कितनी है? 153 लाख, मतलब लगभग 15.3 मिलियन है ना। और जो इनका घटता क्रम है ये कैसे है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा है? कहाँ पे? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है मलिन बस्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ हैं कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुंबई में है। यहाँ पे नाम सुने होंगे धारावी का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो मलिन बस्तियों का क्षेत्र है वो धारावी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद और मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में 7 शहर मिलियन शहर हैं। ठीक है, जिसमें से मुरादाबाद नहीं है। ओके, मुरादाबाद नहीं है। तो कौन कौन से 7 शहर मिलियन शहर हैं उत्तर प्रदेश के, ये आप देख लीजिए एक बार। कौन कौन से है? कानपुर नगर है, कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है और प्रयागराज है। ओके, ये 7 शहर मिलियन शहर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक है, जो भारत और विश्व का संबंध था वो कहाँ से था? जल मार्गों से नहीं था। किससे था संबंध इनका आने जाने का? जो स्थल मार्ग है उनसे। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो ये दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। बी है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। असत्य कथन बताना है। तो जो भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार है वो हिमालय एक स्थिर भाग नहीं है, जबकि हिमालय अभी बन रहा है। अभी इसकी ऊंचाई और बढ़ेगी, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है ये और अभी उत्तर की तरफ गतिमान है। तो अभी हिमालय की ऊंचाई बढ़ती रहेगी। जब भारतीय प्लेट ही स्थिर नहीं है अभी, तो हिमालय स्थिर कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये स्थिर नहीं है, ये असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में और 5 वर्गों में। तो इसका आंसर है कि
दो वर्गों में। कौन कौन सी? हिमालय से निकली हुई नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत में बहती हैं। अगला देखिए, काकोरी कांड मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण वोहरा। तो किसको लटकाया गया था? अशफाक उल्ला खां को। अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। और किसको किसको? इनके साथ दो लोगों को और लटकाया गया था फांसी पर। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला और राजेंद्र लहड़ी, ठीक है, राजेंद्र लहड़ी। तो ये तीन लोगों को काकोरी कांड में फांसी पर लटकाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं को भी जानता था? ठीक है, अंग्रेजी तो जानता ही था, गवर्नर जनरल था तो अरबी और फारसी भाषाओं को भी जानता था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग्स को अंग्रेजी के अलावा बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। साम्यवादी सरकार सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो केरल में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं? घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और लक्ष्मण तीर्थ। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 और केवल 2, 3 और 4। तो इसमें से बताना है कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो घाटप्रभा है, तुंगभद्रा भी है, भीमा है और लक्ष्मण तीर्थ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी जो उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में जो एक नदी है, कौन सी? महानदी, उसकी सहायक नदी है। जबकि सॉरी लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है, महानदी की नहीं। कावेरी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा किसकी हैं? ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा की सहायक नदी जो है वो है कोयना, मालप्रभा, ठीक है, कोयना और मालप्रभा। और तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा तो यही है, केवल 1, 2 और 3, ठीक है। जबकि लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। देखते हैं, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो जो है एशिया के महाद्वीप में मानसूनी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तो ये बताना है आपको। तो ये पाई जाती है दक्षिण एशिया में भी पाई जाती है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी एशिया में नहीं पाई जाती है। तो 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और शीतोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इसका आंसर है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सी। देखिए इसका आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं अगर आप नहीं जानते हो तो। देखिए 27 डिग्री से 30 डिग्री कह रहा है, तो ये उष्ण तो होगा नहीं, ये क्षेत्र उष्ण तो है नहीं, ये क्षेत्र शीतोष्ण भी नहीं है। 27 डिग्री से 30 डिग्री क्या है? उपोष्ण है। उपोष्ण में केवल एक ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो वैसे ही सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1881 के पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ठीक है। और भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का बेहद स्रोत है, बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इसमें बताना है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2, कौन सी?
तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। 81 से पहली बार जो है 10 की जनगणना शुरू हुई थी। वैसे तो 1872 से शुरू हुई थी, लेकिन जो 10 की जनगणना है 1881 से शुरू हो गई थी। और ये इसके जो डाटा होते हैं उसको हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। मानसूनी वन एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया हुआ है, मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन और शंकुधारी वन। दूसरी तरफ कुछ पेड़ दिए हुए हैं जो बताना है कौन से वन में पाए जाते हैं। जैसे दिया हुआ है आलू बुखारा एवं जैतून, चीड़ तथा फर, सागौन और साखू, महोगनी और रोजवुड। तो मानसूनी वन में आपका पाया जाता है सागौन और साखू, ठीक है। मानसूनी वन में पाया जाता है सागौन और साखू। विषुवत रेखीय वन में आपका पाया जाता है महोगनी व रोजवुड। ये कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखीय। भूमध्य सागरीय वन में पाया जाता है जैतून और आलू बुखारा तथा शंकुधारी वन में चीड़ तथा फर पाया जाता है। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़िए। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर। तो देखिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए फैला हुआ है। तो आपका जो कौन सा पूछ रहा है, डार्लिंग श्रृंखला है, वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा तट है? दक्षिण में है तो दक्षिण, और पश्चिम में है तो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ भाषा दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। तो कौन सी भाषा किस देश में बोली जाती है? भाषा में है डेनिश, डच, मंदारिन और जो है भाषा सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो जो डेनिश बोली जाती है डेनमार्क में, बिल्कुल सही है। डच नीदरलैंड में बोली जाती है, मंदारिन चीन में बोली जाती है। और भाषा जो है ये भैया थाईलैंड में नहीं बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? इंडोनेशिया में बोली जाती है। कहाँ भी बोली जाती है? इंडोनेशिया में बोली जाती है, ठीक है। और थाईलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? थाई लैंग्वेज, ओके। थाई लैंग्वेज थाईलैंड में बोली जाती है, भाषा इंडोनेशिया में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, कुछ नदियाँ दी हुई हैं और उसमें कह रहा है कि विषुवत रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? जायरे, नाइजर, नील और अमेजन। तो इसमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो सब जानते हैं जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो 4670 किलोमीटर है, ठीक है। 4670 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। दूसरी चीज़ है कि इस पे कुछ जो है इनकी जो सहायक नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जायरे की तो कौन कौन सी हैं? कांगो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है कसाई। इसको बहुत पूछते हैं, इसके नाम की वजह से शायद पूछते होंगे। कसाई नदी ये इसकी सहायक नदी है। और इस पे कुछ जलप्रपात हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें है एक स्टैनली जलप्रपात, स्टैनली जलप्रपात, और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। तो ये दोनों यहीं पे जो जायरे नदी है इसी पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू हुई? 2015, 2017, 2019 और 2020। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2015 में। हरित राजमार्ग क्या है? ये राजमार्ग है आपका, तो इधर बगल बगल में पेड़ लगाना, जिसके ग्रीन मफलर भी कहा गया था बाद में वायु प्रदूषण के लिए, ठीक है। आगे है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? भूरी वन मृदा, ठीक है, बिदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट, शिस्ट और सेल तथा चूना पत्थर। काली कपास मृदा का पूछ रहा है, तो ये जो है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा हुई थी। तो इसको क्या कहते हैं कि मृदा का रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो बिदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व, जो दर्रे दिए हुए हैं उन्हें पश्चिम से पूर्व में अरेंज करना है। बारालाचाला, ठीक
ठीक है, सिपकीला, जेलेपला और बोमडीला। देखिए बारालाचाला और सिपकीला ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, ये दोनों आपके हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो जेलेपला है ये आपके सिक्किम में है, बोमडीला कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़िए। भारत को निम्नलिखित तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन में के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मलाबार तट, कोंकण तट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, कृष्णा डेल्टा, और नीचे हो गया केप कोमोरिन, और इनके बीच में जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है किसके किसके बीच? निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य, उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य। तो हिमालयन थ्रस्ट जो है फ्रंटियर थ्रस्ट, ये जो है आपका गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। अब देखिए गंगा का मैदान हो गया, यह शिवालिक पर्वत हो गया, तो इसके बीच में है HFT, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट। ओके, और जो दिया हुआ है जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है आपका, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। तो ये आपका हो गया लघु हिमालय, ये हो गया महान हिमालय, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पे होगा। और जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य है उसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और HFT, तो HFT, MBT, MCT। ओके, ऐसे आगे बढ़ता है उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो कह रहा है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, इनको मिलान करना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता और दिहंग के बीच, दिहांग नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच, सतलज काली नदी के बीच, और सतलज और सिंधु नदी के बीच। तो पंजाब हिमालय सबसे पहले आपका पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलज के बीच आपका कौन सा पड़ेगा? पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच का पड़ेगा पंजाब हिमालय। जो उसके बाद क्या आएगा? कुमाऊं हिमालय, तो ये सतलज और काली नदी के बीच। फिर आएगा नेपाल हिमालय, ये आपका पड़ेगा कहाँ किसके किसके बीच? काली और तीस्ता नदियों के बीच। और असम हिमालय आएगा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। ओके, तो कौन सा पार्ट सही है? C। 4 3 2 1। आगे बढ़िए। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ होती है। ठीक है, और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसमें बताना है कि भारतीय वर्षण में प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में जो नीचे कथन दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, सत्य कथन बताना है। ये 76 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका है कि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, बिल्कुल ही सही कथन है। तमिलनाडु में भारतीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में होती है। जानते हैं जब लौटता हुआ मानसून आता है तब तमिलनाडु के जो तट होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से, तो ये भी सही है। उत्तरी मैदान में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। नहीं भैया, उत्तरी मैदान में जब ऐसे वर्षा जाती है तो पूर्व से ऐसे हिमालय से टकराई और घूम के गई तो कहाँ पहले ज़्यादा पूर्व में करती है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, लगभग 400 डिग्री के सेंटीमीटर के 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करती है, और यहाँ से घटते हुए चली जाता है। आखिर में राजस्थान में लगभग 50-60
सेंटीमीटर की वर्षा होती है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा, केवल 1 और 2 सही होंगे। अगला देखिए, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में कुछ कथन दिया हुआ है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, मैंग्रोव जो हैं वो ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पे लगे रहते हैं पेड़, और ये क्या होते हैं, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। और अगर ज्वार भाटा आते हैं तो जब तटों पे लगे होते हैं तो जो तटीय प्रदेश होते हैं उनको बहुत कम खतरा होता है। ये जो पौधे रहते हैं बचा लेते हैं इनको। ये जो जंगल रहते हैं मैंग्रोव के, अगर ये ना हो तो सोचो सीधा पानी सीधा अंदर घुसेगा और बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा वो स्थिति। तो ये बहुत इनका हेल्प करते हैं इनको सरवाइव करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो बताइए कौन सा है। तो इसमें है अधिक सिंचाई। भैया अधिक सिंचाई करते हैं ये लोग, पंजाब के लोग खेती पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। अति सिंचाई से उत्पन्न जो होता है जलाक्रांतता भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें मृदा की लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है भूमि में। ठीक किस फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलें वायु के नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करती हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता को कौन सी फसलें बढ़ाती हैं। नाइट्रोजन जमीन को देके अपने आप में पहले हवा से नाइट्रोजन ली और फिर जमीन में पहुंचा दी। तो कौन कौन सी हैं, मूंग, उड़द, मटर और तूर। तो देखिए भैया, दाल की जितनी भी फसलें होती हैं वो लगभग यही काम करती हैं कि ज़मीन में उर्वरता को बढ़ाती हैं नाइट्रोजन पहुंचा के। तो उड़द बढ़ाती है, मटर बढ़ाती है और मूंग भी। तूर नहीं बढ़ाती। तूर मतलब अरहर की दाल, ये नहीं बढ़ाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तूर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पे जो है असत्य युग्म सूची युग्म का चयन करना है। इधर एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके कारक दिए हुए हैं। तो कालाजार, जीवाणु, गंजापन, कवक, हर्पीज विषाणु और ट्रिकोमा विषाणु। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत मिलान है। तो भैया जो काला जार है ये जीवाणु नहीं है, जीवाणु की वजह से नहीं फैलता है। ठीक है, यह सबसे गंभीर माना जाता है और यह एक परजीवी जनित बीमारी है। क्या है, परजीवी जनित बीमारी है, ना कि जीवाणु। बाकी सही है, गंजापन, कवक, हर्पीज सुक्रोज, हर्पीज का विषाणु और ट्रेकोमा का विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जड़ रूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंकुरण के समय बीज का प्रांकुर जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, और जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम होते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन जो प्रांकुर है ये जड़ का निर्माण नहीं करता है। क्या करता है जड़ का निर्माण, तो उसको कहते हैं मूलांकुर, है ना, मूलांकुर करता है ना कि प्रांकुर करता है। तो केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो विटामिन ए में रेटिनल एसिड, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर, अंजीर, गाजर और गोलार्ड ग्रीन्स। तो भैया बताइए कि कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है। तो जो है पनीर, अंजीर और गोलार्ड ग्रीन्स होते हैं, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। जबकि गाजर क्या है, गाजर है विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, ना कि कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक
एनीमिया, नपुंसकता, बेरी और रक्त का थक्का न जमना। तो ये क्या होता है, एनीमिया रोग जो होता है ये विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। बड़ी माता, देखिए जीवाणुओं से कारण होती है, ये पूछा है। बड़ी माता, रेबीज, एंथ्रेक्स और एड्स। तो कौन सी बीमारी जीवाणुओं की कमी से होती है, तो कौन सी बीमारी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होती है ये जीवाणुओं की कमी से होती है, बाकी सब विषाणु से होते हैं, ठीक है। रेबीज, बड़ी माता और एड्स जो होते हैं ये विषाणु से होते हैं, जबकि एंथ्रेक्स क्या है, जीवाणुओं की कमी से, जीवाणुओं की वजह से और जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं हैजा, क्या से कौन कौन सी हैं, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, है ना, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, ठीक है, ये टाइफाइड, ये सब किससे हैं, ये जीवाणुओं से होते हैं। 86 है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, ठीक है। तो पानी का घनत्व किस पे अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ओके। 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे 0 केल्विन दिया है, 4 केल्विन। अब आप 4 केल्विन मार के आ जाएंगे, लगभग बच्चे अगर जल्दबाजी में 4 केल्विन मार के आ जाएंगे, इसीलिए 4 केल्विन दिया है, लेकिन 4 केल्विन नहीं होता भैया, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 273 केल्विन और 277 केल्विन, तो 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 277 केल्विन होता है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है बराबर किसके, 273 केल्विन के। तो 4 और बढ़ा दीजिए, +4 इधर कर दीजिए, +4, तो 270 केल्विन होता है इसका आंसर। तो 0 डिग्री 4 डिग्री के सेल्सियस कहिए या 270 केल्विन कहिए, यहाँ पे जल का घनत्व होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है, इस तापमान पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, B.R. सिंधे, श्री नारायण गुरु। डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी देख के भीमराव अंबेडकर मत मारिएगा, B.R. सिंधे ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। किसने की थी, B.R. सिंधे जी ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, 1920 में, ठीक है। 1900 लिख देता हूँ, 1920 में इन्होंने किया था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और 1924 में इन्होंने 1924 4 साल बाद इन्होंने क्या किया था, अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की है, B.R. सिंधे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था। मोपला विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, पावना विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। किसका समर्थन किया था कैंपबेल ने, ठीक। तो ये क्वेश्चन है कि देखिए इसमें जो पावना विद्रोह था, पावना कृषक विद्रोह 1873-76 में हुआ था, पावना का 1873-76 में हुआ था। इसका जो है समर्थन जो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट था कैंपबेल ने किया था, है ना। इसका जो नारा था पावना विद्रोह का क्या था, हम महारानी, सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्यों कैंपबेल ने किया था इसका समर्थन, क्योंकि ये लोग अपने आप को किसका, महारानी का समर्थक बता रहे थे और महारानी के ही अंडर रह के ये अपना जो है संगठन चलाना चाह रहे थे। तो कह रहे थे कि हम जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे नहीं, हमको डायरेक्ट महारानी के अंडर राज करने दिया जाए, महारानी के अंडर हमको रखा जाए, ठीक है। तो इसीलिए कैंपबेल ने भी इनका जो है समर्थन किया था।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से ज़कात नामक कर हटा दिया था? ज़कात एक कर लगता था, उसको हटा दिया था किस राजा ने हटाया था? बलबन, गाजी मलिक, जूना खान, सिकंदर लोदी। तो ज़कात को किसने हटाया था भैया? तो ये लोदी वंश के जो सिकंदर लोदी था इसने हटाया था। लोदी वंश कब से कब तक था? तो 1451 से लेके 1526 तक था। ठीक है, लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी ने इसको हटाया था। सिकंदर लोदी के विषय में एक और क्वेश्चन आता है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी किससे? गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था किसको? बारबोसा, डोमिंग पोयस, फादर लुई मनुची। तो किसको भेजा था इसने? इसने भेजा था फादर लुई को। ठीक है, अल्बुकर्क ने, ठीक है, भटकल में एक कारखाना खोलने के लिए फादर लुई को भेजा था। देखिए, कारखाना खोलना होगा तो आप किसी समझदार आदमी को भेजेंगे। समझदार कौन होगा? फादर। ये याद करने का ट्रिक है। तो इसने फादर लुई को भेजा था, जबकि बारबोसा और डोमिंग पोयस भी पुर्तगाली ही थे और ये भी गए थे कहाँ? कृष्णदेवराय के दरबार में ये भी गए थे, लेकिन फादर लुईस को भेजा गया था। किसने भेजा था? अल्बुकर्क ने। तो याद रखिए, फादर लुई को भटकल में कारखाना खोलने के लिए अल्बुकर्क ने भेजा था कृष्णदेवराय के राज्य में। ठीक है, उनके राजसभा में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पहचानना है, असत्य कथन बताना है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है और श्रवणीय रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। तो भैया ये सही है। ध्वनि तरंगों का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, सही है। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे नहीं है। क्या है ये? अनुदैर्घ्य हैं। क्या है? अनुदैर्घ्य है, ना कि अनुप्रस्थ हैं। तो आपका असत्य कथन बताना है, तो क्या हो जाएगा असत्य? यही ए पार्ट। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है, नदी दी हुई है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, हमको मिलान करना है। चलिए, पहली नदी है उद्गम क्षेत्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बेरी नागसीता झरना और महाबलेश्वर छोटा नागपुर पठार। जो नदियाँ दी हुई हैं, कावेरी, झेलम, कृष्णा और स्वर्ण रेखा। तो बताइए, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, सही है। बेरीनाग से झेलम नदी सही है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी सही है और छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। ओके, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ नगर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। बताना है कौन सी नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं है। बर्लिन, राइन, लंदन, टेम्स, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, डेन्यूब। बिल्कुल सही है। वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क, हडसन, लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन बर्लिन जो है वो राइन नदी के तट पर नहीं बसी हुई है। बर्लिन बसी हुई है किस नदी के तट पर? जानते हैं? स्प्री नदी के तट पे। किस पे? स्प्री, ना कि राइन के। स्प्री नदी के तट पे बर्लिन बसा हुआ है क्षेत्र, बर्लिन शहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची दी हुई है, एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो मतलब किस राज्य में ये वाले प्रसिद्ध मंदिर हैं? नंबर 1 विद्याशंकर मंदिर, राज रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और भीमेश्वर स्वामी मंदिर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो बताइए कौन सा मंदिर किस राज्य में है? तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ पे है? विद्याशंकर मंदिर है कर्नाटक में आपका। ठीक है। राज रानी मंदिर है उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची है,
इसमें एक तरफ नगर दिया हुआ है और दूसरी तरफ समीपवर्ती नदी दी हुई है। तो कौन सा नगर किस नदी के समीप है? बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर और उज्जैन। नदियों का नाम है इंद्रावती, नर्मदा, क्षिप्रा और ताप्ती। इनका मिलान करना है। मिलाइए भैया। जो बैतूल है मध्य प्रदेश में है। बैतूल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में किसके नदी के किसके तट पे है? ताप्ती के। जगदलपुर, तो आपका जो जगदलपुर है ये इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर क्षिप्रा नदी के नहीं, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सॉरी, जबलपुर क्षिप्रा और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है ना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बी, 4, 1, 2, 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लंबी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो इसमें जितनी दी हुई हैं इसमें अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। वैसे तो सबसे लंबी कौन सी नदी है? नील नदी है, लेकिन यहाँ पे नील ऑप्शन में है नहीं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी भी अमेजन है। ओके। तो अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे भैया मिलान करना है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वनरोपण। दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्षा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, समाप्त होने योग्य, असमाप्त होने योग्य। तो सौर ऊर्जा तो हो गया असमाप्त होने योग्य। जो आपका खनिज है वो समाप्त होने योग्य है ना। खनिज कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा। बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। वनारोपण किससे प्रभावित? वनारोपण से क्या होगा? वर्षा होगी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए पार्ट। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यों? इंग्लैंड में। उसका नाम है क्यों? क्वेश्चन है क्यों। तो क्यों इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान का ये कौन सा सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है? तो यह है क्यों। क्यों इंग्लैंड का, क्यों वाला क्यों कहाँ का है? ये इंग्लैंड में है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम, टूला रूस। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आप सब जानते हैं, एड्रियाटिक सागर की रानी कौन है? किसको कहते हैं? वेनिस शहर को कहते हैं, न कि रोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। ठीक है, वेनिस को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया। तो ये कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। ठीक है, प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो कहाँ मनाया जाता है ये? नागालैंड में। आप थोड़ा क्वेश्चन को पॉज करके देख लिया कीजिए, आंसर बताया कीजिए, फिर हमारा आंसर देखा कीजिए। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाता है? तो ये 1963 में चालू किया गया था मनाया जाना। ठीक है, और ये किसके नाम पे? तो हार्नबिल एक चिड़िया है वहाँ की सबसे हार्नबिल जो है क्या है? ये चिड़िया है। ठीक है, तो ये इसी चिड़िया के नाम पर मनाया जाता है। तो ये जो वहाँ की जनजाति है नागा जनजाति, उसके लिए बहुत पवित्र मानी गई है चिड़िया। से हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र पशु है, तो वैसे नागा जनजाति के लिए हार्नबिल जो चिड़िया है ये बहुत पवित्र चिड़िया मानी गई है। तो इसी के नाम पे इस त्यौहार का नाम है हार्नबिल। ठीक है, न कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। जश्न ए रेख्ता क्या है? नंबर 1, ए विभिन्न भारतीय नृत्य रूपों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह जिसका आयोजन चेन्नई में किया जाता है। ठीक है, चेन्नई में वार्षिक नृत्य समारोह। संत कबीर दास की यादगार में मनाने के लिए वार्षिक कविता उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, वार्षिक
वार्षिक उत्सव जिसका आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाता है। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, यही सही है। ठीक है, जश्न ये रेखता कहते हैं, ये दिल्ली में मनाया जाता है। उर्दू भाषा के उर्दू भाषा पे एक जो वार्षिक साहित्यिक उत्सव होता है उसी में जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? सब लोग जानते हैं, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के बाद। ठीक है, अच्छा जो कुंभ मेला लगता है ये कहाँ कहाँ लगता है? तो ये 4 जगह लगता है भारत में। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, ठीक है, और प्रयागराज, ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। उज्जैन में भी लगता है, और कहाँ लगता है? नासिक में। ठीक है, तो ये 4 जगह लगता है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? चरकुला, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो ये उत्तर प्रदेश में कथक से, ठीक है, कथक से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया। खजुराहो नृत्य उत्सव कब से चालू किया गया? 1975, 1995, 2005 और 2015। तो ये चालू किया गया था 1975 से, वर्ष 1975 से चालू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बस अब खत्म होने वाला है पूरा। अगला क्वेश्चन है, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय में स्थित है किस प्रदेश में? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और कहाँ पे? नई दिल्ली। तो जो महावीर सरकारी संग्रहालय है ये किस राज्य में है? तो ये है भैया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कब खोला गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ। किसका मुख्यालय पूछ रहा है? केंद्रीय हिंदी साहित्य, ठीक है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आगरा में। ओके, आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, आगरा और बेंगलुरु। श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? थाईलैंड, नॉर्वे, मिस्र और तुर्की। तो किस देश में है ये राजाओं की घाटी? ये है मिस्र में। ओके, अगला क्वेश्चन, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ओके, एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है, डैश दिया हुआ है, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में है। कौन से राज्य में? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय। कौन से राज्य में है ये? गोवा राज्य में है। कहाँ पे है ये? गोवा राज्य में है। ओके, तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भारत में अपनी तरह का एक अनूठा वास्तुकला का एक उदाहरण है और ये 1605 में स्थापित किया गया था। ठीक, 1605 में। इसका वर्ष याद रखिए, पूछ सकता है। बेड़ुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। बेड़ुवन बिहार बौद्ध मठ कहाँ पे है? त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, और ये थेरवादी शाखा का, इस पे जो है थेरवादी शाखा का प्रभाव है। थेरवादी शाखा, ठीक है, शाखा।
1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्राथमिक गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। कौन से? सुकर्डो, सुहार्तो, अब्दुल रहमान वाहिद और बीजी हबीबी। तो उनका नाम था सुकर्डो। 1905 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर, जिसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर मेहमान बुलाए जाते हैं, तो प्रथम गणतंत्र दिवस पर यही आए थे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। उनका नाम था सुकर्डो। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? दीपिका राठौर, शिवांगी पाठक, विशेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल। तो कौन है? शिवांगी पाठक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी, इंदु मल्होत्रा और फातिमा बीबी। ठीक है, तो कौन थी? सब जानते हैं, फातिमा बीबी थी। और इनका निधन हो गया हाल ही में, इसलिए क्वेश्चन बन के आया है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1989 में इन्होंने 1989 में इस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और 3 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार आयोग का ये सदस्य बनी थी। 1993 में मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी और 2007 से 2010 तक, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, 2007 से 2010 तक ये तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रही हैं। तमिलनाडु की क्या रही हैं? ये राज्यपाल रही हैं। ठीक है, कौन? फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में आईटी कंपनी इंफोसिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, राफेल नडाल, लियोनेल मेसी और सचिन तेंदुलकर। तो किसको किया है? राफेल नडाल को किया है और ईगा स्वेटेक को किया है। ये क्या है? टेनिस स्टार हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। और ये हैं कहाँ के? ये हैं स्पेन के। ठीक है, स्पेन के। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? भारत, चीन, रूस, ईरान। भारत द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये हो चुका है, तो किसे दिया गया था? सरदार उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम, द कश्मीर फाइल, मिमी और रॉकेट द नंबी इफेक्ट को, तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसमें और देख लीजिए, जो बेस्ट फीचर फिल्म का बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तो ये तो दिया गया है रॉकेटरी को। इसके जो निर्देशक और एक्टर दोनों हैं वो हैं आर माधवन। ठीक है, कश्मीर फाइल्स, नरगिस दत्त, जो कश्मीर फाइल है इसको नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है। कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है। सरदार उधम सिंह है, इसको दिया गया है बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का, बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म। और इसको बेस्ट फीचर फिल्म नंबी इफेक्ट को, तो बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, तो ये अलग अलग रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किसको चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। ओके, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? शिवशंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, ओम प्रकाश पांडे, असगर वजाहत। तो किसको दिया गया है? शिवशंकरी को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? इनकी रचना का क्या नाम था? अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं। इनकी रचना का नाम था सूर्यवंशम, जो कि रोज आती है मूवी टीवी पे। ठीक है, सूर्यवंशम, वो वाली सूर्यवंशम नहीं है, इनकी दूसरी एक रचना है, उसका नाम है सूर्यवंशम। इसीलिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। ओके, और अगर पूछ ले कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो भैया दिया गया था 1991 में। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, और ये सम्मान देता कौन है? तो ये सम्मान देता है बिरला फाउंडेशन। कौन देता है?
बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है, बिरला फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है। 120 में देखते हैं, 120वां क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कब किया गया? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है, ठीक है। तो 12 अगस्त को किया गया था और इसका थीम क्या था? थीम था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। क्या था? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ठीक है। टूवर्ड्स टू सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इतना ही याद रखिए, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ओके। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ किया गया था भैया? ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। मोदी जी गए हुए थे और चंद्रयान 3 यहाँ पे उतरा था, ठीक है। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन, लिथुआनिया, अल्बानिया और बेल्जियम। तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो 2023 वाला हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके लिथुआनिया में, है ना। कहाँ हुआ है? लिथुआनिया में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो किसको दिया गया है? ऑल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का। थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो धीर का शांत से संबंध है, उत्तेजित से किससे होगा? अभिमानी, नीरस, चुप, क्रुद्ध। किससे होगा? देखिए अभिमानी से तो होगा नहीं, नीरस चुप से भी नहीं होगा, किससे होगा? क्रुद्ध से। आंसर है डी। अगला है, दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के साथ संगत है। बोकारो, भिलाई, राउरकेला, बड़ौदा, कानपुर, लखनऊ, दुर्गापुर। देखिए ये सब शहरों के नाम है, तो ये तो होगा नहीं। ये सब जो हैं इस्पात, जो ये क्या है? ये सब यहाँ पे इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे दुर्गापुर में भी स्थापित किया गया है। तो क्या नाम हो जाए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्गापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में एवॉइड को AVOID को 58, 395 और मुल्टी को MULTI को 56, 679 लिखा गया है। उसी कोड भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अच्छा इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखिए ये BCDEF, ठीक है, GHIJKLM, देखिए NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे आता है 26, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 25, तो ऐसे आता है। तो इसमें क्या किया है? देखिए करा एवॉइड को, तो ए आता है, ए की जगह लिखा है 8। कैसे लिख दिया है? देखिए ए के अपोजिट है 26Z, तो 2 + 6 8 लिख दिया है। वी की जगह पे 5 लिखा है, तो देखिए वी आपका आता है यहाँ पे, अब बी के अपोजिट क्या है? यहाँ पे ABCD और XYZ, ये देखिए 5, ई का 5 बी के अपोजिट है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया है। ओ के अपोजिट कौन सा पड़ेगा? यहाँ पे यल, तो ये क्या आएगा भैया? 13, और ये आता है 12, तो 2 और 1 3, है ना। तो ऐसे कर दिया, जो आएगा उसको अपोजिट आता है उसको दोनों को जोड़ दे। अगर सिंगल में आता है तो सिंगल ही लिख देगा, अगर आता है 2 में तो उनको जोड़ देता। देखिए इवेंट में ई के अपोजिट आ रहा है वी, तो 25, 24, 23 और ये क्या है? 22, ओके 22 है, तो 22 का 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और फिर है वी, तो वी का क्या है अपोजिट? 5, है ना। वी का अपोजिट क्या आ जाएगा? तो 4, 5, और फिर ई आ गया, तो ई का अपोजिट 4, तो 4 5 4। देखिए 4 5 7, 4 5 5,
4 5 4 इसमें आ रहा है, तो यही सही हो जाएगा डी पार्ट। ओके, अपोजिट वाले को अगर 2 अंक में है तो जोड़ लेना है, अगर एक ही में तो ये सिंगल लिख देना है, तो यही सही है ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 7, 56, 28, 224, 112 क्वेश्चन मार्क। अब देखना है कि कौन सा इसमें फिट बैठता है। देखिए कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, देखिए 7 गुणे 8 56 हो गया, ठीक है। 56 गुणे हाफ 28 हो गया, 28 गुणे 8 28 64 और 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और गुणे हाफ 112, मतलब पहले 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर हाफ से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, ठीक है। क्या हो जाएगा 896, 12 8 96, 100 को 8 से 800, तो 896 यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में। इसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखिए इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है। देखिए 28 8 26 63 18 9 94 क्वेश्चन मार्क और 13, तो इसको इधर से जोड़ के देख लीजिए 5 6 9 13 नहीं आ रहा है, 13 इसको आधा करके देख लेते हैं तब भी नहीं आएगा, 18 8 ऐसे ऐसे में रिलेशन बना के देखिए कोई। देखिए 28 8 36 36 6 का स्क्वायर 36, 63 18 कितना होता है 63 और 71 और 81 9 का, हाँ 9 का 81 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 169 और 94 में क्या जोड़ा जाए कि 169 आ जाए, तो भैया 75 जोड़ दो, ठीक है। 75 जोड़ने पे 169 आ जाएगा, तो वही सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, कृतिका को दक्षिण की ओर 6 मीटर चला दो। देखिए ये होता है साइन, ये होता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो ठीक है। तो साउथ की ओर 6 मीटर चलाना है कृतिका को, 6 मीटर चल गई साउथ की ओर। फिर कह रहा है वो दाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, तो इधर आ रही है, अब दाईं ओर किधर मुड़ेगी इधर, और 6 मीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो बाईं ओर मुड़ के 5 मीटर चला दो, बाईं ओर मुड़ के 5 मीटर चला दिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ के 6 मीटर फिर चला दिया। फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो 5 मीटर चला दिया फिर बाईं ओर मुड़ के। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है, किस दिशा की ओर है भैया, तो अब किस इधर जाइए, किस दिशा की ओर है बताइए। पश्चिम कह रहा है, दक्षिण उत्तर किस तरफ है, तो इसका मुंह देखिए ऐसे गई है ना, किस तरफ हो गया उत्तर की तरफ हो जाएगा, किस तरफ है उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 20 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी 20, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन शामिल नहीं है। व्हिटेकर ने जो प्राणी जगत था उसको 5 भागों में बांटा था, ओके, सब जानते हैं। तो 5 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा था भैया, तो इसमें बांटा था मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और इनिमोलिया, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में नहीं बांटा था, ठीक है, एंडोस्पर्म में नहीं बांटा था। अगला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन दिया था। भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, भगवती चरण बोहरा ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था, भगवती चरण बोहरा ने दिया था फिलासफी ऑफ बम, फिलासफी ऑफ बम, बम का दर्शन, बम दगने वाला बम का दर्शन दिया था इन्होंने, ठीक है। दर्शन मतलब उसमें फिलासफी लिखी थी और समझाया था लोगों को। चलिए, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी, विलियम बेडरमन, जॉर्ज यूले और स्टीफानो
वेबर द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम बेटरमन द्वारा। ओके, निम्नलिखित सूची में सहायता से सुमेलित करना है। देखिए, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, वी डी सावरकर, स्वामी रामास्वामी नायर और बी टी रणदिवे। कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से जो इधर महान भाव दिए गए हैं वो कौन से पार्टी से रिलेटेड थे। तो बी एस श्रीनिवास शास्त्री हैं, ये जो है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से। बी डी सावरकर आप जानते हैं हिंदू महासभा से। स्वामी नारायण स्वामी जो है रामास्वामी नायकर जो हैं ये जस्टिस पार्टी से रिलेटेड थे। और बी टी रणदिवे कम्युनिस्ट पार्टी से। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है और बताया गया है, बताना है, सूची का मिलान करना है। तो भारतीय नाट्य अकादमी जो है भैया ये कब बनी थी? तो भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। ठीक है, ये 1975 में। 2 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। तो 1 राष्ट्रीय कथक अकादमी ये 88-89 में। तो 4 और अयोध्या शोध संस्थान ये 86 में। तो 3। ओके, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, बस 5 क्वेश्चन बाकी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन दिया हुआ है, स्थापना वर्ष उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994, राज्य मानवाधिकार आयोग 2000। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो राज्य मानवाधिकार है ये 7 अक्टूबर 2002 को लागू हुआ था। 7 अक्टूबर 2002। ओके, बाकी सही सुमेलित है। ओके, तो आंसर है डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? नीचे दिए हुए कोड से चुनना है, 1 2 3 2 3 4 1 2 4 उपरोक्त सभी। तो महाराजगंज शामिल है, पीलीभीत, लेकिन भैया रामपुर नहीं साझा करता है, सिद्धार्थनगर शामिल है। तो 1 2 और 4 सी पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वराहमिहिर ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, वराहमिहिर की जो बहुत महान पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी थी तो वो है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। क्या नाम है? ये सब पूछ लेता है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ये वराहमिहिर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? गेहूं, मक्का, कपास और गन्ना। तो कौन सी है? कपास, ये श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन यही है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ जनजातियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ राज्य, केरिया, खेरिया। तो केरिया, खेरिया, यानदी और पालियान। तमिलनाडु में पालियान सही है। यानदी भैया राजस्थान में नहीं पाई जाती है, यानदी है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और खेरिया उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है और केरिया उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही है, 1 और 4 बी पार्ट। तो आपका ये टेस्ट पूरा हो गया है। आप देख लीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने गलत हो गए हैं। जो गलत हो गए हैं उनको कहीं पे नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, उससे बाद में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस जो है क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।